हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की और आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो कहां से मिलेगा आपको? आपको मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस में। आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सारी तरह के रिजर्व्स आपके आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी वहीं पर ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000 का। लेकिन उसमें आपको कुछ और भी एडजस्टमेंट करनी है। तो उन एडजस्टमेंट को करने के लिए साथ में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की भी एडजस्टमेंट करनी है। तो सारी चीजों को करने के लिए हमें जो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं, हम वो पहले बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एसेट्स है आपकी, प्लांट एंड मशीनरी, उसका अकाउंट हम बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए अगर हमने कोई एसेट बेची है तो उस पर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, या कोई एसेट बेची है तो हमने क्या कोई खरीदी भी है। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो, ओपनिंग बैलेंस आपका क्या है? 8 लाख। क्लोजिंग आपका 12 लाख है। अब इस साल आपने एक मशीनरी बेची। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जिसकी कॉस्ट है 80,000, बुक वैल्यू 30,000 है। इन दोनों में फर्क क्या है? 80,000 का मतलब है आपने जो मशीनरी खरीदी थी उसको आपने 80,000 में खरीदा था, और आज तक आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आज की डेट में जो वैल्यू इसकी बची है वो 30,000 बची है। मतलब कि 80,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो अमाउंट बची 30,000। ये डब्ल्यू अमाउंट आज की डेट में आपके पास इस मशीनरी की है जो आपने बेची। तो हम क्या लेंगे? हम लेके चलेंगे कि आपने 30,000 की मशीनरी को बेचा। 30,000 की जो आज मशीनरी की कॉस्ट है, वैल्यू बचती है, उसको आपने बेचा, और उसको बेचते हुए आपको 40% का लॉस हो रहा है। 40% ऑफ बुक वैल्यू, 40% ऑफ बुक वैल्यू लिखा है। इसका मतलब 40% ऑफ 30,000 पर आपको नुकसान हो रहा है। तो 30,000 का 40% 12,000 होगा। 12,000 का नुकसान हो रहा है। 30,000 में से 12,000 का नुकसान हो गया तो बाकी का पैसा आपको कितना मिल रहा है? 18,000। 30,000 की चीज पर अगर 12,000 का नुकसान होगा तो इसका मतलब आपको 18,000 रुपए की ही पेमेंट मिल रही है ना। तो 30,000 की मशीनरी को बेच करके 18,000 रुपए मिल गए। बाकी 12,000 का आपको नुकसान हो गया। डेप्रिसिएशन वगैरह इस मशीनरी से रिलेटेड आपको नहीं डालना, क्योंकि हम यहाँ पर डब्ल्यूडीवी लेकर चल रहे हैं। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हो आप। क्लियर है? इस साल का जो नया डेप्रिसिएशन आपको डालना है वो है 80,000। तो 80,000 डेप्रिसिएशन डालोगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। जो एसेट आपने बेची, 30,000 की एसेट को बेचा, उसमें 18,000 आपको मिले, 12,000 आपको नुकसान हुआ। तो 30,000 की कॉस्ट ही आपको कम करनी थी अपनी प्लांट एंड मशीनरी की ये बुक वैल्यू में से। क्यों? क्योंकि आपने उसको बेच दिया। बेच दिया तो वो एसेट अब आपके पास नहीं रही। तो उतनी अमाउंट की वैल्यू आपकी कम हो गई उस एसेट की जो आपने बेच दी। कुछ पैसा मिला, कुछ नुकसान हुआ। इस तरह से आपने डाला। इस साल का डेप्रिसिएशन 80,000 डाला। अब क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 13,10,000। डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। जो डिफरेंस है 5,10,000 का, इसका मतलब क्या है? आपने प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन किया है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। डेबिट होने का मतलब इंक्रीज हो रहा है इस एसेट में। और वो इंक्रीज कब होता है? जब आप परचेज करते हो। तो परचेज की 5,10,000 की और मशीनरी, ये आपको पता चल गया। अब ये मेन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत थी, ये बना ली है। अब हम चलते हैं अपने उस प्रॉफिट को निकालने के लिए जो हमको चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है वो ये वाला प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब कि 1,10,000, 1,80,000 पिछले साल ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका, और आपके पास इस साल 2,90,000 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस।
तो ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आपका इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ। वो कितना? 2,90,000 माइनस 1,80,000 करोगे तो आपके पास 1,10,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हमको 3 चीजें देखनी। क्या हमने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है? कैसे रिजर्व? जनरल रिजर्व, सिंक फंड या कोई और डिबेंचर्स रिजर्व, कुछ भी ऐसा रिजर्व है? हाँ है। एक जनरल रिजर्व है जो ओपनिंग था 4 लाख, बढ़ करके क्लोजिंग आ गया 4.5 लाख। तो 50,000 से ये रिजर्व बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने प्रॉफिट का एक पार्ट इसमें ट्रांसफर किया। तो 50,000 आप इसमें ऐड बैक कर दोगे। ये प्रॉफिट था जिसे आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो हमें प्रॉफिट निकालना है पूरा जो इस साल हुआ। तो ये 50,000 आप ऐड कर दोगे। टैक्स, इसके बाद आप देखो डिविडेंड। क्या आपने कोई डिविडेंड पे किया है? हाँ, यहाँ पर कुछ लिखा है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि वो जो आपको काम करना है वो किसी कंडीशन पर डिपेंड है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटोगे। अगले साल अगर 2021 में आपने ये डिविडेंड प्रपोज किया तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच अगर आपको अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे। तो ये किस कंडीशन पर डिपेंड था कि आपको इस साल प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो अब आपने देखा ये प्रॉफिट तो आपको हुआ है। ये प्रॉफिट आपके पास जो आ रहा है ये सब कुछ माइनस करने के बाद है। इसका मतलब प्रॉफिट तो है ही। प्रॉफिट है तो हमने डिविडेंड भी दिया होगा। डिविडेंड कौन सा दिया? पिछले साल वाला इस साल दिया है। ये वाला तो आपका अगले साल के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, इस साल के प्रॉफिट पर नहीं। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड आपने इस साल डाला है ये आपने दिया नहीं है। ये एक नोट्स टू अकाउंट में डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन डाल दिया कि हम अगले साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे अगर हमें इस साल प्रॉफिट होगा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो ये वाला प्रपोज्ड डिविडेंड उनको दिया जाएगा। ठीक है? तो ये वाला डिविडेंड आपको चेक करना है क्या हमें प्रॉफिट हुआ? हुआ है तो हम ये वाला डिविडेंड देंगे। तो प्रॉफिट हमको हुआ तो हमारा डिविडेंड ये पे किया हमने 60,000 का, तो हम इसको वापस ऐड कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट में से ही हम इस डिविडेंड को दे रहे हैं। तो हमें एक बारी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट निकालना है ताकि हम कैश फ्लो और आउटफ्लो निकाल सकें। तो ये सारा हो गया आपका प्लस माइनस करने के बाद 2,20,000। टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। हमें मेनली 3 चीज़ों पर फ़ोकस करना था। तीनों चीज़ें हमने देख ली, चेक कर ली। इन्फॉर्मेशन 2,20,000 आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अभी नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वैसे इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय थेफ्ट, या कोई और ऐसा खर्चा जो आपके रेगुलर बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आता है। क्लियर है? अब आ जाओ 2,20,000 का आपके पास वो प्रॉफिट आ गया। शुरू करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। ये प्रॉफिट आ गया। अब आपको एडजस्टमेंट कौन सी करनी है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब जिसके लिए आपको कोई कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, जिस खर्चे के लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, वो वाला खर्चा वापस आपको ऐड बैक करना है। तो वो कैसा खर्चा होगा? वो होगा आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपने इस साल 80,000 लगाया। ये खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, जो कि हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। इसी तरह से आपका यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000 हुआ, जिससे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया ही होगा। जो भी हमें गेन होता है, लॉस होता है, हम कहाँ दिखाते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते हैं। चाहे कोई एसेट को बेच के हो, चाहे हम अपना सामान बेच के कोई भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीजें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है आप जो बिजनेस कर रहे हो, पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड आपका प्रॉफिट क्या है। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मशीनरी को बेचना, खरीदना आपका कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जहां पर हम देखते हैं सेल करने पर पैसा कितना आया और खरीदने पर पैसा कितना गया। सिर्फ आप इतना इतना ही देखते हो, उसमें भी से लॉस या गेन आप नहीं देखते हो।
आप लॉस और गेन को कहीं पर भी मैटर नहीं करते हो, आप सिर्फ पैसा देखते हो कि पैसा आया कितना और गया कितना। तो लॉस होने पर, मशीनरी के लॉस होने पर आपका कैश का आउटफ्लो भी नहीं हुआ और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे 12,000। तो ये सब करने के बाद और देखो आपका क्या रह जाता है। कोई आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स है, जिस पर आपने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,12,000। अब हमको क्या करना है? अब हमको एडजस्टमेंट करनी है करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स मतलब कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके ओपनिंग थे 2,10,000, क्लोजिंग 2,72,000 हो गए, 62,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। इसका क्या मतलब है कि आपने सामान उधार में खरीदा, 62,000 का सामान उधार में खरीदा और आपने पेमेंट नहीं की, तो ये एक तरह से आपने क्या किया? उससे लोन लिया ना कि मैं तुम्हें बाद में पेमेंट कर दूंगा। सामान आप उससे ले आए और पेमेंट आपने उसको नहीं की, तो एक तरह से क्या किया आपने? उससे लोन ले लिया और लोन लेने पर क्या होता है? इनफ्लो होता है, 62,000 का इनफ्लो हुआ, ऐड करोगे। इसी तरह से करंट एसेट्स में देखो, इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 3,10,000, तो 1,10,000 से स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक को खरीदा आपने, खरीदने पर आउटफ्लो होगा, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो हो गया, सॉरी आउटफ्लो होगा 1,10,000 का, खर्चा हो गया, माइनस करोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 5 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग आपका 5,80,000, मतलब कि डेटर्स आपके 80,000 से बढ़ गए। अब डेटर्स 80,000 से बढ़ गए, इसका मतलब आपने सामान उधार में बेचा, सामान उधार में बेच दिया, सामान उधार में दे दिया, पेमेंट आपने ली नहीं। आपने उस परचेज़र से, उस कस्टमर से पेमेंट नहीं ली और सामान दे दिया। इसका क्या मतलब है? कि आपने उसको एक तरह से लोन दे दिया कि हाँ, ठीक है, सामान ले लो और पैसे आप बाद में दे देना। तो ये एक तरह से लोन है। लोन है तो आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो तो आउटफ्लो होगा, पैसे का खर्चा होगा, पैसा जा रहा है। ठीक है, 80,000 माइनस करोगे। आई होप ये आपको टेक्निक अच्छी से समझ में आ गई कि हम इसको इस तरह से अगर समझ के करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि ट्रेड पेबल का मतलब क्या है, अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या है। और भी मैंने एक और ट्रिक बताई थी आपको, गोल्डन रूल बताया था कि अगर एसेट कोई बढ़ रही है या घट रही है, तो आप उसको ये लेके चलो कि आपने उस बढ़ रही है तो आप ये मान के चलो कि वो एसेट आपने खरीदी, खरीदी तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। और कोई एसेट अगर कम हो रही है तो इसका मतलब आपने उस एसेट को बेच दिया, बेचा तो आपको पेमेंट मिल रही है। इसी तरह से लायबिलिटी का लेके देखो, लायबिलिटी अगर आपकी कोई बढ़ रही है तो बढ़ने से क्या होगा? इसका मतलब आपने उससे लोन लिया, लोन लोगे तो पैसा ही लोगे ना, पैसा ही आएगा। और अगर घट रही है तो इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो। तो इस तरह से समझोगे तो क्वेश्चन ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। अब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,84,000, 1,84,000 पॉजिटिव आ रहा है कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने से कैश का इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं? कौन सी एसेट खरीदी और कौन सी बेची। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी में ही सेल भी की है। कितने की खरी बेची है? 18,000 में बेची है। तो जो पैसा आपको मिला है ना बेच करके, सिर्फ वही लिखोगे, सेल प्रोसीड्स लिखोगे, लॉस या गेन नहीं लिखोगे। 18,000 इनफ्लो हुआ, परचेज की मशीनरी 5,10,000 रुपए का खर्चा हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो नेट आपका क्या आया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब कि आपने कैश को खर्च ज्यादा किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कितना? 4,92,000। और कोई एसेट आपने परचेज नहीं किया है, बैलेंस शीट में देखो, ध्यान से देखो, समझो, कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एसेट को खरीदने बेचने पर भी कोई और अलग से खर्चा नहीं। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको क्या देखना है? क्या कोई शेयर कैपिटल में चेंज है या कोई आपने लोन लिया है, उससे रिलेटेड खर्चों को भी आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर शेयर कैपिटल आपकी ओपनिंग 12 लाख थी, क्लोजिंग 14 लाख, इसका मतलब 2 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ रही है। तो आपने इस साल शेयर इशू किए तो पैसा आपके पास आएगा, इनफ्लो हुआ 2 लाख। अब शेयर्स पर ही आप डिविडेंड भी पे करते हो,
तो जो डिविडेंड आपने पे किया था, जो हमने ऐड बैक किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए, आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमने इस डिविडेंड को ऐड बैक किया था। अब ये डिविडेंड जो आपने पे किया है वो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। आप इसको यहाँ पर माइनस करोगे कि आप जो शेयर्स अरेंज कर रहे हो, शेयर कैपिटल अरेंज कर रहे हो, शेयर्स पर पैसा शेयर होल्डर से ले रहे हो, तो उनको आपको डिविडेंड भी पे करना होगा और वो फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा है। तो नेट आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी हो गया 1,40,000। क्लियर है? तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद अब आपको देखना है कि तीनों एक्टिविटी का नेट इफेक्ट क्या आता है, प्लस माइनस क्या आता है। तीनों एक्टिविटी की वजह से कैश हमारे पास आया, बढ़ा या घटा। तो सबसे पहले देखते हैं हम तीनों एक्टिविटीज का टोटल करो। तो 1,84,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और इनफ्लो हुआ फाइनेंस एक्टिविटी से। तो प्लस माइनस करो तो आपके पास नेट इफेक्ट आ रहा है 1,68,000 का, कि नेगेटिव। इसकी वजह से, तीनों एक्टिविटीज को करने की वजह से इस साल हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट कम हो गया, उसका बैलेंस कम हो गया। अब चेक करो, तो यहाँ पर हमारा 1,68,000 का हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कि हमने इस साल कैश को यूज किया है, हमने खर्चा किया। ओपनिंग था हमारा 4,90,000, ओपनिंग था 4,90,000। अब 4,90,000 में से इसको माइनस करो तो जो बैलेंस आएगा वो आपका मैच करना चाहिए इस क्लोजिंग बैलेंस से, जो आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है वो हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है और कंप्लीट है। तो आप अपना क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हो एग्जाम में कि आपने ठीक कैलकुलेशन की है या रॉन्ग कैलकुलेशन की है। तो आपके मार्क्स फुल पक्के हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। आप यहाँ पर से ही पहले से ही जानते हुए चलते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। 1,68,000 माइनस में आएगा, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस में आएगा और डिफरेंस जो है वो आएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है कि क्या चीज लिखे क्या चीज ना लिखे, किस चीज को याद रखना है किस चीज को नहीं याद रखना, कहाँ पर लिखना है कहाँ पर नहीं, वो सब कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। अब ये चैप्टर सुपर इजी हो गया होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।